साथियों नमस्कार, वेलकम टू एग्ज़ाम रनवे। तो दोस्तों आज हम लोग एक नए सीरीज़ के शुरू करने जा रहे हैं। इसके तहत हम लोग इंडियन ज्योग्राफी यानी भारतीय भूगोल को अच्छे से कवर करेंगे। इस सब्जेक्ट को हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा। ये आपको आगामी आने वाले यूपी पीसीएस बीपीएससी के इस पहले तो समझ लीजिए पिछले 5-6 दिनों में हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा घटनाएं घटी है। उसमें प्रमुख हम लोग के लिए देखा जाए तो बीपीएससी जो एग्ज़ाम 26 जुलाई को प्रस्तावित था वो आपको फ़िलहाल टल गया है। तो ये एग्ज़ाम आपको लास्ट सितंबर या इससे आगे भी जा सकता है, लेकिन उससे पहले होने की संभावना कम है। तो हम लोग अब खास करके यूपी पीसीएस और बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसी सीरीज़ में हमारा पहला टॉपिक होगा भारत का भूगोल। इस टॉपिक को हम लोग सब्जेक्ट को हर एक टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे। चाहे आपका पहले देखेंगे भारत का सामान्य परिचय, भौतिक प्रदेश, अफवाह तंत्र, झील, जलवायु, वनस्पति, खनिज, ऊर्जा संसाधन, कृषि, जानकी, प्रमुख मिट्टियाँ, उद्योग, परिवहन और प्रमुख जनजाति। इसके अलावा जो भी इंडियन ज्योग्राफी से आपको क्वेश्चन जिस टॉपिक से पूछा जाता है उसको हम लोग कवर करेंगे। तो ये आपको यूपीएससी, यूपी पीसीएस, एसएससी, रेलवे, एनडीए या बीपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सीरीज़ है। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और ज़रूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं पहले भारत का समान परिचय। देखिए पृथ्वी पर भारत की स्थिति कहाँ है वो पहले देखते हैं। देखिए यहाँ से मैप में आपको दिख रहा होगा, ग्लोब के बारे में सब लोग देखे होंगे। ये अपना पृथ्वी का ग्लोब है। इसमें यहाँ आपका भारत प्यारा देश यहाँ भारत पड़ता है। यहाँ देखिए, तो हम लोग इस सीरीज़ को अच्छे से करते हैं। अब देखते हैं अक्षांशीय विस्तार क्या होता है और देशांतरीय विस्तार क्या है। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है। देखिए गोलार्ध की बात करें तो आपको यहाँ से खींचा जाता है, या भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है और पूर्वी देशांतर में आता है। देशांतर आपको 0 डिग्री है खींचा हुआ है, पूर्वी देशांतर में आता है। हालांकि अक्षांश और देशांतर को हम लोग अच्छे से आगे कवर करेंगे। अब देखिए भारत के महाद्वीपीय स्थिति क्या है तो वो भी देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। देखिए भारत क्या है तो एशिया महाद्वीप में पड़ता है, दक्षिण एशिया का भाग है। उसके साथ भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन सा देश आता है तो इसको अच्छे से देखिए। ये आपको पहले पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश, श्रीलंका और ये आपको छोटा सा प्यारा देश आपको नीचे आ जाता है मालदीव। ये ध्यान रखिएगा, ये भारतीय महाद्वीप का हिस्सा है। ठीक है, तो देखते हैं भारत का नामकरण कैसे पड़ा। कोई भी नामकरण होता है ना, किसी भी देश का, किसी भी राष्ट्र का, किसी व्यक्ति का नामकरण होता है, तो भारत का नामकरण कैसे पड़ा इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। तो हमारे देश में कई नाम हैं, जैसे आर्यावर्त पढ़े होंगे आप लोग, ब्रह्मावर्त, जम्बूद्वीप, भारत, इंडिया। इसको ध्यान रखिए भारत का नामकरण के बारे में। आपको यहाँ से क्वेश्चन बेसिक नहीं पूछेगा भारत का नाम क्या क्या है। देखिए यहाँ से पूछ सकता है, हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है भारत और इंडिया, भारत अर्थात इंडिया, इसको ध्यान रखिएगा। इसके साथ एक शब्द आता है इंडिया। इंडिया हमारे भारत का प्राचीन नाम नहीं है। ये जो था ग्रीक यूनानी ने भारत का आक्रमण किया था तो उन्होंने सिंधु नदी को इंडस बोला था। तो कौन ग्रीक जब भारत पर आक्रमण किया था तो उन्हें सिंधु नदी जो था, सिंधु नदी क्षेत्र को उन्होंने इंडस कहा था। उसी पर हमारे देश का नाम इंडस पड़ा। बाद में इंडस लोग बोलते रह गए और इंडस से इंडिया अर्थात संबोधन हुआ, इंडिया नाम पड़ा। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं भारत का और नाम क्या क्या है। तो ऋग्वेद में उल्लेख भारत का कबीले के नाम पर पड़ा है, इसको ध्यान रखिएगा भारत। उसके बाद महाभारत में भारतवर्ष का उल्लेख हुआ है और खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में भारत का नाम आया है। तो इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपको पूछा जाता है। तो खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से भारत का नाम आया है। उसके साथ ही साथ वायु पुराण के हिसाब से राजा दुष्यंत और देवी शकुंतला का पुत्र थे, उनका नाम भरत था। तो यहाँ से भी भारत को नाम देखने को प्रचलन होता है। उसके बाद ऋषभदेव जो जैन धर्म के थे, उनके बेटे का नाम भी भरत था। ठीक है, तो हमारे देश का प्राचीन नाम क्या क्या है, आर्यावर्त, ब्रह्मावर्त, जम्बूद्वीप, इसको ध्यान रखिएगा। और संविधान के अनुसार पूछेगा इंडिया अर्थात भारत। और इसको ध्यान रखने वाली बात ये रखिएगा, खारवेल के हाथी गुफा से सबसे पहले भारत का अभिलेख में नाम मिलता है। तो भारत के ऐतिहासिक स्रोत तो वही देख रहे थे, ऋग्वेद में इसका उल्लेख भारत के कबीलों के नाम पर देश का नाम पड़ा। महाभारत इस महाकाव्य में भारतवर्ष का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। उसके बाद देखते हैं हाथी गुफा अभिलेख, जहाँ खारवेल के नाम से जाना जाता है इसको। यह भारत का नाम पहला ऐतिहासिक और पुरातात्विक प्रमाण मिलते हैं। तो इसको ध्यान रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके साथ करा वायु पुराण में, इसके अनुसार राजा दुष्यंत और रानी शकुंतला के प्रतापी पुत्र का नाम भरत था। जैन धर्म के बारे में देख ही चुके हैं। तो इस प्रकार हमारे देश का नाम विभिन्न कारणों से, विभिन्न नामों से जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं भारत की स्थिति क्या है।
देखिए हम लोग सामान्य परिचय देख रहे हैं तो भारत की स्थिति देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। भूमध्य रेखा के बारे में आप लोग सुने होंगे, ये पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा है, इसे भारत के उत्तर में स्थित है। देखिए आपको भूमध्य रेखा यहाँ आप थोड़ा सा अगर पढ़े होंगे, हम लोग हालांकि ज्योग्राफी में इसको अच्छे से कवर करेंगे, तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। तो भारत जो है ये 0 डिग्री से ऊपर स्थित है। तो कितना ऊपर स्थित है, तो 876 किलोमीटर ऊपर स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। यह दूरी मध्यम रेखा से भारत की कुल दूरी जो है 876 किलोमीटर है। अब देखते हैं भारतीय प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, तो देखिए प्रायद्वीप का मतलब होता है जो 3 तरह से आपका वाटर से घिरा हो, उसको प्रायद्वीप कहते हैं। तो देखिएगा भारत का जो आकार देखिए यहाँ पे, ये आपका भारत का आकार है, 3 तरफ से आपको जल देखने को मिलता है, तो इसी भूखंड को आपको प्रायद्वीप कहते हैं, भारतीय प्रायद्वीप। तो देखिए भारतीय प्रायद्वीप में अगर इधर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी और इधर आप देख रहे होंगे तो ये आपको अरब सागर का क्षेत्र पड़ता है, और पूरा नीचे वाला क्षेत्र को हिंद महासागर क्षेत्र कहते हैं। तो भारतीय प्रायद्वीप जो है 3 तरह से जल से घिरा हुआ है। देखिए पश्चिम में हिंद महासागर, दक्षिण में आपको पश्चिम में आपको ये अरब सागर हो गया, ठीक है, दक्षिण में आपको हिंद महासागर हो गया, और पूर्व में आपको बंगाल की खाड़ी हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। भूमध्य रेखा से भारत की दूरी जो है 876 किलोमीटर है, यह स्टेट परीक्षा में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं भारत का क्षेत्रफल क्या है, तो इसको भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। देखिए कुल क्षेत्रफल की बात करेगा तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इसको ध्यान रखिए, ये फैक्ट डायरेक्ट कुछ जीत लिया जाता है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इसको ध्यान रखिएगा, जो दुनिया का कुल क्षेत्रफल का 2.4% हिस्सा है। देखिए कई स्टूडेंट के ये समझने में दिक्कत होता है, मान के चलिए दुनिया का पूरा क्षेत्रफल इतना है, तो भारत का जो कुल 100% है, तो भारत का जो हिस्सा है 2.4% आपको भारत का हिस्सा क्षेत्र है पूरा विश्व का। और अगर आकार के हिसाब से बोले तो ये भारत का 7वां, विश्व का आपको 7वां सबसे बड़ा देश पड़ता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये आपको तीनों फैक्ट यहाँ एग्जाम में पूछा जाता है। कुल क्षेत्रफल की बात करेगा तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इसको ध्यान रखिएगा। और दुनिया का कुल क्षेत्रफल का परसेंटेज में पूछेगा तो कितना परसेंट है, 2.4%। और वही पूछेगा आकार के हिसाब से दुनिया में कौन सा स्थान भारत का आता है, तो आपको 7वां स्थान आता है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये भी आपको क्वेश्चन आता है कि इससे पहले जो 7 देश है, 6 देश है, कौन कौन है। तो पहला कौन है, आपको क्षेत्रफल में रूस है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद अमेरिका है, उसके बाद चीन है, उसके बाद ब्राज़ील है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत है, इसको ध्यान रखिए। रूस तो आपको पता होगा, देखिए आपको रूस यूरेशिया का देश पड़ता है, यूरेशिया और एशिया में दोनों में पड़ता है। उसके बाद कनाडा यूएस में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद कनाडा अमेरिका दोनों हो जाएगा। अगर उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में प्रमुख देश कनाडा अमेरिका देखा जाता है। फिर आपको एशिया में चीन देखने को मिलता है, ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, उसके बाद भारत पड़ता है। तो इसको याद रखने का ट्रिक हम बनाए हैं, रुक चीन अब आ भारत, रुक चीन अब आ भारत। तो रूस से हो जाएगा रूस, का से हो जाएगा कनाडा, ठीक है। उसके अ से हो जाएगा रुक चीन, यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ अमेरिका हो जाएगा, उसके बाद चाइना हो जाएगा, ब से ब्राज़ील हो जाएगा, और आ भारत से आज ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, भारत से भारत हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो यहाँ से ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा, इसको अच्छे से हम लोग समझते हैं। देखिए अक्षांशीय विस्तार हम लोग देखे थे, आपको 0 डिग्री यहाँ से खींचा गया था, नीचे से यहाँ से था 876 किलोमीटर दूर यहाँ से भारत पड़ता है। तो देखिए कह रहा है भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है उत्तर में कितना है, तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, इसको ध्यान रखिएगा, ये आपको पड़ता है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है, इंदिरा कॉल में पड़ता है। इंदिरा कॉल कहाँ है, तो आपको लद्दाख में, ये इसको ध्यान रखिएगा। और वही दक्षिण वाला बिंदु पूछेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट, इसको ध्यान रखिएगा, ये उत्तरी अक्षांश यहाँ पड़ता है, ठीक है। देखिए दोनों उत्तरी अक्षांश क्यों है, नॉर्थ क्यों नहीं कहते, क्योंकि ये आपको उत्तरी अक्षांश से खींचा गया है, ठीक है, इसलिए आपका उत्तरी अक्षांश का विस्तार पूछेगा। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के अब वो कहाँ तक पड़ता है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ऊपर वाला बिंदु को क्या कहते हैं, तो इंदिरा कॉल, ध्यान रखिएगा, कॉल करेंगे ऊपर जाएंगे, ठीक है। और ये नीचे वाला बिंदु को कहते हैं आपको, ये उत्तर महासागरीय, ये आपको केरल में पड़ता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर वही पूछेगा संपूर्ण, ये देखिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है, ये मुख्य भूमि का है, देख रहे हैं यहाँ से भूमि से लगा हुआ है। अगर पूछेगा ये केप कुमोरिन पड़ता है, अगर पूछ लेगा आपको कि सागर तट से यानी संपूर्ण भारत का जो विस्तार है कितना है, तो देखिए ये आपको अंडमान निकोबार देखे होंगे, बंगाल की खाड़ी में आपको थोड़ा सा नीचे दिखाई देता है, तो ये आपको इंदिरा पॉइंट हो जाता है 6 डिग्री 4 मिनट। कन्फ्यूज मत होइए, अगर पूछ देगा सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है,
तो 6 डिग्री 4 मिनट क्वेश्चन में टिक करना है। अगर पूछ देगा मुख्य भूमि से क्या है, तो 8 डिग्री 4 मिनट। यहाँ मुख्य भूमि से सटा हुआ है, यहाँ आपको बंगाल की खाड़ी में यहाँ आपको देखने को मिलता है। तो सबसे दक्षिणी बिंदु आता है 6 डिग्री 4 मिनट, इसको इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। तो इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल में आपको कन्फ्यूज मत होना है। ये आपको कहाँ पड़ता है, ये आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। तो देखिए पॉइंट यहाँ है, पॉइंट कहाँ पड़ेगा, जहाँ बीच बीच में आपको समुद्र में डॉट डॉट होगा। तो देखिएगा ये आप देखिएगा बंगाल की खाड़ी में पूरे में नहीं, बीच बीच में द्वीप देखने को मिलता है। ये पॉइंट हो गया। और कॉल करना हुआ तो हम लोग लद्दाख जाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखते हैं देशांतरीय विस्तार। तो देशांतरीय विस्तार भारत का क्या है, इसको ध्यान रखना है। देखिए ये क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से आपको ये पड़ता है गुजरात के गौहिर माथा में। और ये पूर्व में कहाँ पड़ता है, तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर पड़ता है, इसको भी ध्यान रखना है। तो आपको दोनों चीज़ें पूछा जाता है, और दोनों के बीच का अंतर जो कितना, तो 2 आवर का लगभग 30 डिग्री का अंतर है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो सबसे पूर्वी बिंदु क्या हो जाएगा, 97 डिग्री 25 मिनट, इसको ध्यान रखना। ये कहाँ पड़ता है, तो किबूती कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। अगर वही पश्चिमी बिंदु की बात करें तो कहाँ पड़ जाएगा आपको, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पे। ये कहाँ पड़ता है, गुहार मोती, जो आपको गुजरात में पड़ता है, पश्चिमी बिंदु हो गया। तो अगर 4 बिंदुओं को हम एक साथ देखें तो क्या हो जाएगा, कहाँ देखे थे हम लोग, देखिए एक यहाँ था 27 डिग्री 6 मिनट, इंदिरा कॉल कहाँ था, तो आपको यहाँ पे इंदिरा कॉल था 37 डिग्री 6 मिनट, और यहाँ कितना था 8 डिग्री 4 मिनट मुख्य भूमि से। अगर वही समुद्र तट से बोलेगा तो 6 डिग्री कितना मिनट था, 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट, इसको ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखिए। अब लास्ट पर हम लोग इसको देख रहे हैं। अगर भारत का सबसे उत्तरी बिंदु पूछेगा तो कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट, आपको नॉर्थ से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तक। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, इंदिरा कॉल है। ठीक है, और ये इंदिरा पॉइंट अगर देखें तो आपको 6 डिग्री 4 मिनट सबसे आपको साउथ वाला बिंदु है। अगर पश्चिमी बिंदु बोलेगा तो आपको 68 डिग्री 7 मिनट कहाँ पड़ता है, ये आपको गुजरात के गौहिर माथा में पड़ता है। और पूर्वी की बात करेगा तो 37 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर कहाँ पड़ता है, किबूती अरुणाचल प्रदेश में, इसको भी ध्यान रखना है। अब देखते हैं भारत की जलीय सीमा क्या है। तो देखिए भारत की जलीय सीमा के बारे में हम लोग देख ले हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर तटरेखा की लंबाई पूछेगा तो आपको गुजरात तक का है, उसके बाद महाराष्ट्र का है, 2 याद रखिए। उसके बाद अगर ऑल ओवर पूछेगा आपको कुल प्रायद्वीप केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में, तो आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। अगर सिर्फ राज्यों में पूछेगा तो गुजरात में आता है, लेकिन अंडमान निकोबार द्वीप समूह का देखिए आपको जो बाउंड्री है जल से काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कितनों राज्य का है, तो आपका 13 टोटल पड़ता है आपको, यूटी प्लस राज्य मिला करके 13 जो है आपको तटरेखा की जल लंबाई से लगता है। देखिए यहाँ से देखिए आपको गुजरात है, उसके बाद महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, आपको यहाँ पे देख जाएगा तमिलनाडु, उसके बाद पांडुचेरी। ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं भारत का जल क्षेत्र कितना होता है। तो यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, देखे होंगे आप लोग, भारत का प्रादेशिक जल क्षेत्र कितना है। तो देखिए पहले ध्यान रखिएगा, भारत के समुद्र से जुड़े हुए क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय नियम जो UNSLOS 1982 के अनुसार 3 भागों में बांटा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। ये पूछा जाता है कब, 1982 के तहत इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो इसको बांटा जाता है, जैसे हम लोग पृथ्वी पर मापन करते हैं तो क्या करते हैं, किलोमीटर में करते हैं। उसी तरह अगर समुद्र में मापन करेंगे तो क्या होता है, नॉटिकल मील। तो 1 नॉटिकल मील बराबर होता है वहाँ आपको 1.852 किलोमीटर, इसको ध्यान रखिए। तो 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, तो 1.852 किलोमीटर, ये भी ध्यान रखना है। तो देखते हैं भारत का प्रादेशिक सीमा क्या है। तो ये तट से लेकर के 12 नॉटिकल मील जो लगभग 22.2 किलोमीटर तक होता है। देखिए अगर भारत का ये तट हो जाएगा तो ये 12 नॉटिकल मील तक आपको प्रादेशिक सीमा पड़ता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये क्या है, ये भारत का पूर्ण अधिकार है। ये वाला क्षेत्र जो होता है 12 नॉटिकल मील तक आपको, ये भारत का पूर्ण अधिकार है। भारत यहाँ पर सभी प्रकार के संसाधन जैसे मछली, तेल, खनिज और आदि का दोहन कर सकता है। यहाँ भारत का पूरी तरह से कानून लागू होता है, इसको ध्यान रखिएगा। उससे थोड़ा सा हम लोग आगे जाएंगे, ये 12 नॉटिकल मील से थोड़ा सा आगे जाएंगे आपको 24 नॉटिकल मील तक। तो यह प्रादेशिक क्षेत्र के बाद शुरू होता है, 24 नॉटिकल मील तक होता है। ठीक है, यह भारत के पास सीमित अधिकार होता है। यहाँ तो 12 किलोमीटर तक पूरा अधिकार था, लेकिन 12 से जैसे ही 24 किलोमीटर तक जाएंगे यहाँ सीमित अधिकार मिलता है। ठीक है, भारत यहाँ क्या क्या भारत का अधिकार है, भारत यहाँ सीमा शुल्क वसूल सकता है,
ठीक है, कर, आवर्जन, स्वास्थ्य, सुरक्षा संबंधी कानूनों का उल्लंघन रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई भी कर सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो भारत का कुल समुद्री क्षेत्रफल कितना है, तो 24 नॉटिकल मील, जो आपको 44.4 किलोमीटर के बराबर होता है। तो ध्यान रखिए, तट से हम लोग देखे थे प्रादेशिक जल सीमा आपको 12 नॉटिकल मील, उसके बाद संलग्न क्षेत्र आपको होता है 24 नॉटिकल मील, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद एक और आता है आपको अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो होता है ये आपको लगभग 24 नॉटिकल मील से लेकर के 200 नॉटिकल मील तक देखने को मिलता है, इसको ध्यान रखिए। पहले कितना था, 12 नॉटिकल मील, इसको ध्यान रखिए। फिर 12 के बाद 24 था, 24 के बाद 200 था। तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या होता है, इसको EEZ भी बोलते हैं। यह क्षेत्र 24 नॉटिकल मील के बाद 200 नॉटिकल मील के तक फैला होता है। तो 24 नॉटिकल मील से 200 नॉटिकल मील तक फैला होता है। यह भारत के क्षेत्र राजनीतिक अधिकार नहीं होते हैं, लेकिन भारत के आर्थिक अधिकार होता है। यहाँ भारत का राजनीतिक क्षेत्र नहीं होता है, लेकिन आपको राजनीतिक अधिकार भारत को जरूर देखने को मिलता है। यहाँ क्या क्या भारत कर सकता है, तो सागरीय संसाधनों की खोज कर सकता है, दोहन और संरक्षण कर सकता है, खनिज तेल कर सकता है, जल जीवों का अनुसंधान कर सकता है और सागर ऊर्जा का उपयोग कर सकता है। देखोगे ये आपको देख लीजिए, आपको रिवीजन के लिए बता रहा हूँ मैं। तट ये हो गया, ये 12 नॉटिकल मील तक हो गया प्रादेशिक सीमा। उसके बाद 24 नॉटिकल मील हो गया आपको संलग्न क्षेत्र। उसके बाद 200 नॉटिकल मील हो गया अनन्य आर्थिक क्षेत्र। देखे होंगे आपको साउथ चाइना वाला क्षेत्र में चाइना क्यों दवा करता है यहाँ से, देखिए यहाँ आपको साउथ चाइना में देखिए आपको यहाँ पे चाइना हो जाएगा। तो यहाँ अगर 12 नॉटिकल मील देखेंगे या 24 नॉटिकल मील देखेंगे तो यहाँ कई छोटे छोटे द्वीपीय देश है, तो इनका भी अधिकार होता है और चाइना का आता है, ये मेरा भी अधिकार में आता है। तो इसी के तहत विवाद देखने को मिलता है। अब एक होता है जल संधि और चैनल। तो जल संधि क्या होता है, जल संधि एक संकीर्ण जलमार्ग होता है, ठीक है। देखिए जल संधि हो गया और ये दो बड़े जल निकायों को समुद्री महासागर को जोड़ता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये जल संधि हो गया, इसके दोनों ओर भूमि होती है, यह प्राकृतिक रूप से बनती है। आमतौर पर इसका जो आकार होता है डमरू की तरह होता है। एक तरफ इधर पृथ्वी का भाग हो गया भूमि का, ये भी भूमि का भाग हो गया, और बीच में एक चौड़ा भाग जल संधि होता है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक आता है चैनल। चैनल क्या है, ये थोड़ा चौड़ा रास्ता है, दो जमीन के टुकड़े या समुद्री हिस्सों को अलग करती है। देख रहे हैं, ये आपका एक जमीन का टुकड़ा ये हो गया, एक भूखंड का टुकड़ा ये हो गया, इसके भी आपको बड़ा क्षेत्र पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं चैनल, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब जल संधि और चैनल देख रहे थे। तो देखिए 9 डिग्री चैनल पड़ता है अरब सागर में और मिनीकॉय के बीच, इसको ध्यान रखिए। देखिए आपको अरब सागर हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ये मिनीकॉय बीच में हो गया। उसके बाद 8 डिग्री चैनल पड़ता है मालदीव के बीच। उसके बाद 8 डिग्री चैनल जो कह रहा है यह भारत के और मालदीव के मिनीकॉय के बीच है। तो देखिए 8 डिग्री चैनल क्या हो जाएगा, ये भारत का लक्षद्वीप हो गया, ठीक है। उसके बाद मिनीकॉय द्वीप आपका हो गया, ये दोनों के बीच 8 डिग्री चैनल है, इसको ध्यान रखिएगा। और 9 डिग्री चैनल की बात करें तो ये लक्षद्वीप और मिनीकॉय द्वीप के बीच है, इसको भी ध्यान रखना है। हालांकि आप लोग को आगे इसके बारे में डिटेल हम लोग देखेंगे। देखिए आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हो गया, एक कोकिन द्वीप हो गया, उत्तरी अंडमान हो गया, ग्रेट निकोबार हो गया, ग्रेट चैनल इसके बीच आ जाता है। उसके बाद सुमात्रा महाद्वीप आ जाता है आपको, जो इंडोनेशिया का क्षेत्र है। जल संधि और चैनल देख रहे थे। देखिए एक आता है 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल कहाँ पड़ता है आपको, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल देखने को मिलता है। ये आपका लिटिल अंडमान हो गया और ये कार निकोबार हो गया, ये 10 डिग्री चैनल दोनों को विभाजित करता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं एक पाक जल मडरू, ठीक है। तो पाक का स्टेट क्या है, तो देख रहे होंगे यहाँ आपका भारत का तमिलनाडु वाला क्षेत्र है और ये आपको श्रीलंका वाला क्षेत्र है। तो दोनों को स्टेट जो कहते हैं ये पाक जल संधि कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको पाक जल संधि इधर पड़ता है, बंगाल की खाड़ी की तरफ, अरब सागर की तरफ नहीं जाना है। यह तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के बीच है। यह जल संधि पाक की खाड़ी, पाक को जो मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है, इसको ध्यान रखिए। अब देखते हैं भारत का जनसंख्या में भौगोलिक विभाजन। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना है, 121 करोड़ है। यह पूरी दुनिया की जनसंख्या का 17% है। हम लोग क्षेत्रफल के अनुसार कितना देखे थे तो 2.4%। अगर वही जनसंख्या की बात करें तो पूरा जो विश्व की जनसंख्या है उसमें भारत की भागीदारी कितना 17% है, और क्षेत्रफल में कितना था तो 2.4% था, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए देश का उत्तरी भाग आपको समशीतोष्ण क्षेत्र में आता है, ठीक है। दक्षिणी भाग आपको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, और आपको ये वाला भी क्षेत्र आपको समशीतोष्ण वाला क्षेत्र में आता है। अब देखते हैं, हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो स्थिति क्या था, उत्तरी गोलार्ध में था, देशांतरी विस्तार पूर्वी गोलार्ध में था, ठीक है। महाद्वीप दक्षिण एशिया का भाग है। संवैधानिक नाम क्या, भारत अर्थात इंडिया अनुच्छेद 1 के तहत। ग्रीक इंडोनेशिया ग्रीक नाम दिए थे, इंडस दिए थे। और ऋग्वेद में भारत का प्राचीन नाम क्या है, तो ऋग्वेद में मिलता है हाथी गुफा से मिलता है।
आकार क्या था, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कुल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4%, ये जो 7वां स्थान है, ठीक है। उसको आबादी की बात करें तो 121 करोड़ है, जो कुल 17% है। और पशुधन, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पशुधन भारत में मिलता है, जो कुल पशुधन का 18% होता है। भूमध्य रेखा से उत्तर में कितना था दूरी, तो 876 किलोमीटर, इसको ध्यान रखना है। अब देखते हैं अक्षांश रेखाएं। देखिए अक्षांश रेखाएं क्या है, यह पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा है। ये देखिए, आप लोग बिस्किट खाए होंगे, पहले एक बटर गोल्ड आता था, उसमें देखोगे ऐसा बिस्कुट होता था अपना, उसके बीच बीच में रेखा खींचा होता था। बिस्कुट ले लीजिए, अगर नहीं ज़्यादा समझ में आ रहा है कि अक्षांश क्या होता है, तो एक बिस्कुट आप लोग देखे होंगे। तो इस बिस्कुट का आकार का देखिए, ये करा पूर्व से पश्चिम की दिशा में खींची गई काल्पनिक समांतर रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। ये आपको ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। इसके समानांतर जो खींची जाती रेखा है उसको क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, तो ये रेखाएं समानांतर होती है। देखिए समानांतर हो है, ठीक है। ये पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। ये जो आपको 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, ये आपको इसके ऊपर नॉर्थ होता है, इसके ऊपर साउथ होता है। महत्व क्या है, यह जलवायु तापमान का निर्धारण और किसी स्थान के उत्तरी एवं दक्षिणी स्थिति को ज्ञात करना होता है। अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग समान रहती है। ये दोनों अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग समान होती है। यहाँ जाकर के दूरी कम हो जाती है, बाकी आपको नॉर्मल जगह समान दिखने को मिलेगा। देखिए जैसे आपको 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा सबसे बड़ा अक्षांश होता है, क्योंकि इक्वेटर से गुजरता है। आप अगर बिस्कुट के भाग लीजिएगा, तो अगर आप देखे होंगे तो यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा बड़ा भाग दिखता है। तो वही कह रहा है 0 डिग्री जो है, यहाँ 0 डिग्री इसको मान लीजिए, तो ये भूमध्य रेखा सबसे बड़ा अक्षांश होता है, ठीक है। उसके बाद होता है 25 डिग्री 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको कर्क रेखा कहते हैं। ये देखिए आपको 23.5 डिग्री नॉर्थ अगर ऊपर जाएंगे, ऊपर को नॉर्थ बोलते हैं, नीचे को साउथ बोलते हैं। तो आपको 23.5 डिग्री जो होता है कर्क रेखा उत्तर की ओर होता है, और 23.5 डिग्री अगर दक्षिण की ओर आएंगे तो इसको मकर रेखा कहते हैं। उसी तरह अगर आपको और 66.5 डिग्री नॉर्थ जाइएगा तो आपको हो जाएगा आर्टिक वृत्त, और वही साउथ में जाइएगा 66.5 डिग्री तो हो जाएगा आपको अंटार्कटिक वृत्त। और उसी तरह 90 डिग्री पे जाइएगा तो आपका हो जाएगा उत्तरी ध्रुव, और साउथ में जाइएगा तो दक्षिणी ध्रुव। इसको ध्यान रखना है। अब यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर कुल अक्षांशों की बात करें तो देखिए, अगर इसको हम मान लेते हैं, ये पृथ्वी ग्लोब है, इसी पर मैं बताता हूँ, ये पूरा ग्लोब है। अक्षांश रेखा किस तरह है, तो हम लोग तो इस पर कितना भी रेखा खींच सकते हैं ना, कितना भी खींच सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक डिग्री के अंतराल पर खींचते हैं, एक डिग्री के अंतराल पर खींचते हैं, तो आपको कितना हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा नॉर्थ में और 90 हो जाएगा साउथ में। अगर खींचने के लिए तो हम लोग बहुत इसमें खींच सकते हैं, इसमें करोड़ों बिंदु खींच सकते हैं, देख रहे हैं। अगर ऐसे ऐसे खींचेंगे तो बहुत हो जाएगा, लेकिन एक डिग्री के अंतर पर खींचेंगे तो आपको 90 हो जाएगा नॉर्थ में और 90 हो जाएगा साउथ में। इसको ध्यान रखिएगा। तो 90 और एक आपको जीरो वाला ये हो गया था, तो कितना हो जाएगा, 90 + 90 + 1। 90 साउथ में था और 90 नॉर्थ में था, एक 0 डिग्री इक्वेटर था, तो 90 9 दूना 18 और एक 80 और एक 181 हो जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर देखे होंगे तो ये जाकर के बिंदु जो होता है 90 डिग्री नॉर्थ पोल होता है और 90 डिग्री साउथ पोल होता है, वो जाको आपको एक बिंदु की तरह मात्र दिखाई देता है। तो दोनों को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, आपको 179 हो जाएगा। इसको ध्यान रखिए, पूछा जाता है। जाकर के आप घटना चक्र का PY को उठाइए, यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, बीपीएससी में। अभी बीपीएससी का जो 69वां हुआ था उसमें पूछा हुआ था, जब एक डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाओं की खींची जाती है तो अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो 179। इसको ध्यान रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद देखते हैं ताप कटिबंध। तो देखिए अक्षांश रेखाओं का निर्धारण इसलिए करते हैं ताकि हम लोग को तापों के अध्ययन, पृथ्वी के अध्ययन करने में सावधानी पूर्वक कर सके और अच्छे से कर सके। तो कर्क रेखा हम लोग देखे थे, तो नॉर्थ डिग्री, ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के मकर रेखा के बीच आपको 23.5 डिग्री, ये देखिए आपका इक्वेटर था 0 डिग्री था, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ था, ये 23.5 डिग्री है नॉर्थ है, और ये 23.5 डिग्री आपको साउथ है, 0 डिग्री इक्वेटर है। तो इस दोनों के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ जो सूर्य है ना, सूर्य आपको देखिए, सूर्य यहाँ सालों भर यहाँ रोशनी सूर्य का पड़ता रहता है, ठीक है। सूर्य की किरणें वर्ष में कम से कम एक बार सीधी पड़ती है, और यहाँ तापमान जो है सालों भर बना रहता है, क्योंकि यहाँ जो सूर्य की किरणें होती है वो सीधा पड़ती रहती है। उसके बाद होता है शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो हम लोग 23.5 डिग्री से आपको 66.5 डिग्री तक नॉर्थ तक देखे थे और 66.5 डिग्री साउथ तक देखे थे। तो ये वाला क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं शीतोष्णकटिबंधीय। मतलब थोड़ा सा तो गर्म होगा, लेकिन यहाँ ज़्यादा ठंडा का प्रभाव होगा।
उसके बाद पूरा चल जाएंगे 66.5 डिग्री के ऊपर तक, आपको नॉर्थ पोल तक या साउथ पोल तक, तो इसको कहते हैं शीतकटिबंधीय। पूरी तरह से आपको ठंड के महीना देखने को मिलेगा। तो देखिए शीतोष्णकटिबंधीय क्या कर रहा है, इसका विस्तार 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री तक होता है। अभी हम बताए थे, ये वाला क्षेत्र हो गया, नॉर्थ साउथ दोनों में होता है। ठीक है, यहाँ सूर्य की किरणें कभी कभी लंबवत नहीं होती है, तिरछी पड़ती है। देख रहे हैं यहाँ सूर्य जो है यहाँ से तिरछा पड़ता है सूर्य की किरणें। उसके बाद होता है शीतकटिबंधीय, इसका विस्तार कहाँ होता है, तो 66.5 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री नॉर्थ साउथ के बीच होता है। यहाँ विशेषता क्या है, तो 6 महीना का दिन होता है और 6 महीना का रात होता है। जब सूर्य यहाँ घूमता है तो यहाँ एक बार 6 महीना का यहाँ दिन पड़ेगा तो यहाँ रात पड़ेगा, और यहाँ रात आएगा तो यहाँ दिन आएगा। विशेषता इसकी क्या है, तो भयंकर ठंड और हमेशा बर्फ ढका रहता है। अब देखते हैं भारत, कर्क रेखा और भारत। तो भारत में जब कर्क रेखा हम लोग देखे थे तो भारत में कौन कौन है, हालांकि कर्क रेखा, मकर रेखा, अक्षांशीय देशांतरीय हम लोग जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो अच्छे से कवर करेंगे। तो देखिए ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत में गुजरती है। तो भारत के कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको ध्यान कैसे रखना है। देखिए ये आपको भारत को बीचों बीच से लगभग गुजरती है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, ये नॉर्थ में है। ठीक है, 21 जून के सूर्य की किरणें लंबवत रेखा सीधी पड़ती है। आप लोग को अच्छे से मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में बताऊंगा कि 21 जून को कब दिन रात होगा, कहाँ रात होगा, कब दिन रात बराबर होगा, वो सब टॉपिक हम लोग आगे देखेंगे। यह रेखा जो भारत के उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध के बीच विभाजित करती है, इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आएगा आपको, कर्क रेखा किस किस राज्यों से गुजरता है, तो ध्यान रखिए। आपको पहले राज्य कौन सा हो जाएगा, आपको ये क्या है, ये गुजरात हो जाएगा, उसके बाद राजस्थान हो जाएगा, उसके बाद एमपी हो जाएगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उसके बाद झारखंड हो जाएगा, उसके बाद पश्चिम बंगाल हो जाएगा, उसके बाद कौन सा ये राज्य होगा, त्रिपुरा, जो तीनों से बांग्लादेश से घुरा हुआ है, उसके बाद मिजोरम। तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरता है, इसको ध्यान रखिए। तो इसको याद करने के लिए ट्रिक कौन सा है, तो मित्र पर गमछा झार। देखिए मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, एमपी और झारखंड। तो इसको ध्यान रखिए, आप लोग मैप से भी काफ़ी ज़्यादा समझ सकते हैं। देखिए हम जो भी चीज़ें पढ़ाते हैं हम कोशिश करते हैं कि 3D माध्यम से पढ़ाएं, ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत हो। अगर वही बता देते सिर्फ मैप से कि यहाँ गुजरता, थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ देखिए आप लोग को सदा स्पष्ट रूप से चीज़ें इंडिकेट किया हुआ है कि यहाँ से गुजर रही है, कौन कौन राज्य यहाँ से पड़ता है। तो क्वेश्चन कभी भी पूछ देगा कि नॉर्थ में कौन सा है, कर्क रेखा के साउथ में कौन सा है, कितना दूरी पर कौन स्थित है, तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखा की परिभाषा क्या है, हम लोग अक्षांश रेखा के देख चुके थे। तो देखिए अक्षांश क्या था, तो इसको अक्षांश को हम लोग ईस्ट से वेस्ट खींच रहे थे, यहाँ वेस्ट था, यहाँ ईस्ट था। ठीक है, यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ हो जाएगा। तो कह रहा है देशांतर रेखाएं क्या होगा, तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई काल्पनिक लंबवत रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। ये आपको उत्तरी ध्रुव हो गया और ये आपको दक्षिणी ध्रुव हो गया। ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये आपको दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो दोनों के बीच जो काल्पनिक रेखा खींची जाती है उसको देशांतर रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखा के बारे में हम लोग देखे थे, सीधे सीधे खींचते हैं, लेकिन देशांतर रेखाएं क्या है, यहाँ से आएगी आपको आकर के यहाँ बिंदु पर मिल जाएगी, यहाँ से आएगी ये बिंदु पर मिल जाएगी। इसकी बात करें तो यहाँ आएगी इस बिंदु पर मिल जाएगी, तो यहाँ पर आकर के मिल जाएगी। इसको ध्यान रखिएगा, ये आपको देशांतर रेखाएँ हैं। आप लोग संतरा जब छीले होंगे तो संतरा देखे होंगे, संतरा के भाग जो होता है आपको यूँ हल्का हल्का मुड़ा होता है और एक बिंदु पर आकर के दोनों ऐसे मुड़ जाता है। तो करा ये रेखाएं पृथ्वी पर किसी स्थान की पूर्व एवं पश्चिम स्थिति बताता है। सभी देशांतर रेखाएं ध्रुव पर मिल जाती है। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ से आकर के यहाँ भी ध्रुव पर, ये भी साउथ में मिल जा रहा है, नॉर्थ से चल रहा है, ये भी साउथ में मिल जा रहा है। तो यही कह रहा है सभी जो देशांतर रेखाएं ध्रुव पर आकर के मिल जाती है। यह समय निर्धारण में महत्वपूर्ण होता है। इसकी कुल संख्या कितना हो जाएगा, तो 179 आपको ईस्ट में हो जाएगा। ठीक है, और 179 आपको वेस्ट में हो जाएगा। ठीक है, और 0 डिग्री आपको ये जो 0 डिग्री खींचा हुआ आपको ये हो जाएगा, और प्लस 180 डिग्री का एक और हो जाएगा। तो कुल कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। और दोनों देशांतरों के बीच, जैसे एक देशांतर ये हो गया और एक देशांतर ये हो गया, दोनों देशांतरों के बीच को क्या क्या कहते हैं, तो गौरे कहते हैं। इसको ध्यान रखिए, ये भी पूछा जाता है। इसकी अधिकतम दूरी क्या होता है, तो भूमध्य रेखा पर देखिए यहाँ देख रहे हो दोनों के बीच ज़्यादा है, तो यहाँ भूमध्य रेखा पर ज़्यादा होगा। ये तो अधिकतम कितना होगा, तो 111.32 किलोमीटर होगा। इसको ध्यान रखिएगा। और न्यूनतम दूरी कहाँ होगा, देखिए ना ध्रुव पर आकर के मिल जा रहा है, तो ध्रुवों पर जो होगा 0 डिग्री का होगा, न्यूनतम दूरी होगा। इसको ध्यान रखिए। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर वही हम लोग बात करते रहते आपको अक्षांश की, तो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितना थी,
79, ये भी ध्यान रखना है। और देशांतर को कितना हो जाएगा, तो 360 हो जाएगा। अब देखते हैं समय निर्धारण कैसे करते हैं। हालांकि ये आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन यहीं पे बता दे रहे हैं। तो देखिए ये आपको हम लोग देख रहे थे देशांतर खींचा गया है, तो देशांतर से यहाँ 0 डिग्री से लिया गया है, ठीक है। तो वही कह रहा है प्रधान या महोत्तर या 0 डिग्री, इसको प्राइम मेडिएटर भी बोलते हैं, मेडिएटर भी बोलते हैं। यह जो इंग्लैंड का ग्रीनविच है यहाँ से गुजरती है, इसको ध्यान रखिए। ये आपको इंग्लैंड का ये देश है, यहाँ से ग्रीनविच खींचा गया है, ये देख रहे होंगे आप लोग। जो लंदन से गुजरती है इसे GMT कहते हैं, जो विश्व के आधार रूप में माना गया कि अगर पूरे देश को अगर एक समय में अगर समय से तुलना करना है तो कैसे करेंगे। तो आपको ग्रीनविच जो है लंदन से जो गुजरती है उसको 0 डिग्री आधार माना गया, ठीक है। और जो देश इधर इसके ईस्ट में होंगे यहाँ प्लस होगा, और जो देश यहाँ इधर वेस्ट में होंगे यहाँ माइनस होगा, इसको ध्यान रखिए। तो वही कह रहा इसको प्रधान या महोत्तर माना गया। जो भी यहाँ से अगर ईस्ट में अगर अपना देश का आपको समय निर्धारण करना है या ईस्ट में जाना है तो इधर प्लस लेना है, और इधर वेस्ट में जाना है तो इधर माइनस लेना है। 180 डिग्री की देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, जहाँ कैलेंडर की तिथि बदलती है। अब देखते हैं इसको गणना कैसे करते हैं। तो देखिए 24 घंटा में पृथ्वी कितना डिग्री घूमती है, 360 डिग्री घूमती है, ठीक है। अगर इसको आप लोग डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 360 बराबर 24 घंटा, ठीक है। तो आपको 15 डिग्री बराबर 1 घंटा पड़ेगा, और 1 डिग्री में आपको 4 मिनट देखने को मिलेगा। इसको डिवाइड करके देख लीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा सरल है। देखिए मैं बता ही देता हूँ, 360 हो गया, आपको 24 घंटा मिलता है, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो आपको आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर अगर इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 1 डिग्री बराबर आ जाएगा 4 मिनट, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए 360 बटा 24 15 डिग्री प्रति घंटा, उसी को अगर 60 मिनट में करेंगे तो 15 मिनट आ जाएगा, ये 15 डिग्री आ जाएगा, तो आपको हो जाएगा 1 घंटा बराबर 4 मिनट, इसको ध्यान रखिए। तो इसी के अनुसार जो अलग अलग देश है अपना टाइम अलग अलग निर्धारण करते हैं, और जो सबसे अधिक टाइम जोन किसका है, तो फ्रांस का है, कितना है 12 है, और रूस और अमेरिका का 11 है। UPSC में 2024-25 का क्वेश्चन देखिएगा तो पूछा था 5-6 देश का नाम दिया था, और दिया था कि कौन कौन सा देश जो है जिसका टाइम जोन ज़्यादा लिया गया है। देखिए टाइम जोन लेने का मतलब है कि कोई देश अमेरिका क्या है, यहाँ से यहाँ तक बड़ा है, अगर एक टाइम जोन लेगा तो इसके देश के बीच यहाँ टाइम अलग हो जाएगा, यहाँ टाइम अलग हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा। तो इसलिए ऐसा ऐसा कर करके इन्होंने 11 टाइम जोन लिया है, इसको ध्यान रखिए। तो UPSC का क्वेश्चन जो 2025 का था, पूछा गया था कौन कौन सा देश है, 6 देश का नाम दिया था, कौन कौन सा देश है जिसका 2 टाइम जोन से अधिक है। तो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट भी किया था, उसको आप लोग देख लीजिएगा। अब देखते हैं उसी अनुसार भारतीय टाइम रेखा क्या है। तो देखिए हम लोग देशांतर रखें तो भारत का जो 82.5 डिग्री है, ये आपको 82.5 डिग्री को भारत का प्रधान टाइम या मानक समय रेखा निर्धारित किया गया है। तो ये कहाँ से निर्धारित किया गया, तो ये आपको यूपी का उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद के पास मिर्ज़ापुर पड़ता है, इसी को लिया गया है। यह तो देखते हैं मानक समय रेखा भारत के 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है को अपनी समय रेखा कहते हैं। यह रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर नगर से निकट गुजरती है। भारत में केवल एक ही मानक समय रेखा है, इसको ध्यान रखिएगा। और यही मानक समय रेखा देखिए आकर के श्रीलंका के साथ अगर पैरेलल खींचेगा तो श्रीलंका से गुजरती है। श्रीलंका भी इसी मानक रेखा को पालन करता है। तो ये जो मानक रेखा है भारत का, वो किन किन राज्यों से गुजरती है, तो यहाँ देखिए, यहाँ तो यूपी में होगा ही, उसके बाद MP में होगा, उसके बाद छत्तीसगढ़ में होगा, उसके बाद आप लोग उड़ीसा में देख रहे हैं थोड़ा सा आता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में गुजरता है। तो इसको ध्यान रखिए। भारत का जो IST है वो 5 राज्यों से गुजरता है और कर्क रेखा था 8 राज्यों से। तो हम लोग देख रहे हैं आपको पूर्वी देशांतर 82.5 डिग्री, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इसको ध्यान रखिए। तो देखिए यहाँ से जब गुजरता है तो देखे होंगे आप लोग, ये जो भारत का, यहाँ हम लोग ईस्ट बिंदु देखे थे और यहाँ ये पूर्वोत्तर बिंदु देखे थे और साउथ बिंदु देखे थे। तो दोनों के बीच का कितना अंतर था, तो लगभग आपको 30 डिग्री 2 घंटे का अंतर था। तो देखोगे यहाँ पे आप लोग दोनों के समय में अंतर होता है। तो इसी पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या भारत के 2 टाइम रेखा जोन बनना चाहिए। हालांकि ये मेंस का टॉपिक है, मेंस में हम लोग डिस्कस करेंगे। भारत का समय जो है लंदन के समय से 5.5 घंटा आगे है। क्यों आगे है, यहाँ 0 माने थे तो यहाँ लंदन का 0 डिग्री होगा, तो भारत के आएंगे तो 82.5 डिग्री ईस्ट में पड़ता है। हम लोग देख चुके थे आपको 1 डिग्री में
4 मिनट होता है, तो ठीक है, तो 82.5 डिग्री में आपको हो जाएगा लगभग 5.5 घंटा। इसको ध्यान रखिए। देखिए 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 82.5 इंटू 4 करेंगे। ये तो पहले समझिए, आपको ग्रीनविच से गुजरा हुआ है लंदन, यहाँ 0 माना है, 0 डिग्री है, ठीक है। भारत कितना है, तो 82.5 डिग्री अपना टाइम जोन माना है, ठीक है। तो हम लोग देख चुके थे 1 डिग्री में कितना होता है, 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। और भारत कितना डिग्री माना है, पूर्वोत्तर, तो 82.5 डिग्री पूर्वोत्तर टाइम ईस्ट माना है, तो 82.5 डिग्री इंटू 4 मिनट करेंगे तो आपको 330 मिनट पड़ता है। जो इसको अगर भाग कर देंगे 60 से मिनट को घंटा बदलेंगे तो 5.5 घंटा आएगा। इसको ध्यान रखिए। तो यही कहा जाता है जो भारतीय समय रेखा है लंदन के समय रेखा से 5.5 घंटा आगे है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, भारत की समय रेखा से लंदन का समय रेखा 5.5 घंटा पीछे है। तो आपको अगर यहाँ कॉमन सेंस क्वेश्चन दे देगा, भारत का समय रेखा आपको जापान के समय रेखा से आगे या पीछे है, तो जापान कहाँ पड़ता है, जापान आपको यहाँ पड़ता है, तो जापान क्या होगा, पीछे हो जाएगा। अगर इस किसी यहाँ पे कंट्री का दे देगा, ये जो आपको ईरान पड़ता है वो दे देगा भारत की समय रेखा से आगे या पीछे है, तो ये आपको पीछे पड़ता है, इसको ध्यान रखिए, तो ये पीछे आ जाएगा। चलिए, इसलिए कहते हैं जब लंदन में सुबह का 6 बजे रहा है तो भारत में 11:30 बजेगा। अब देखिए इसको और 1-2 एग्जाम्पल समझते हैं। लंदन में 6 बज रहा है, अगर मान के चलिए लंदन में यहाँ 6 बज रहा है, सुबह के 6 बज रहा है, तो भारत में कितना बजेगा, तो कितना घंटा आ गया, तो 5.5 घंटा आ गया, तो कितना हो जाएगा, 11:30 बजेगा। अगर बोल देगा अगर लंदन में 0 डिग्री हुआ है, यहाँ लंदन में 0 डिग्री पे 7 बज रहा है, तो आपको इराक का मान के चलिए आपका 80 डिग्री पड़ता है, तो इतना यहाँ कितना बजेगा, तो 80 से हम लोग 1 मिनट बराबर निकाल लेंगे और जितना डिग्री आएगा उसको इतना से जितना आगे बढ़ रहा है उतना प्लस कर देंगे, तो इराक का टाइम जोन या इराक का जो मानक समय स्थिति है वो निकल जाएगा। चलिए, हम लोग देख चुके थे तथा देख रहे थे भारत का पूर्वी और पश्चिमी विस्तार कितना था, तो 30 डिग्री का अंतर है, 120 डिग्री लगभग 2 घंटे का अंतर पड़ता है। परिणाम अरुणाचल प्रदेश के सूर्योदय लगभग 6 बजे होता है। वही गुजरात की बात करें तो लगभग 2 घंटा बाद में होता है, लगभग 8 बजे होता है। अब क्विक रीजन कर लेते हैं, तो अक्षांश और देशांतर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दिशा क्या है, पूर्व से पश्चिम तक, इसकी क्या है, आपको उत्तर से दक्षिण मानते हैं। कुल लंबाई पूछेगा, कुल संख्या पूछेगा तो 181, कुल अक्षांशों की संख्या पूछेगा तो 179, इसको ध्यान रखिएगा। और देशांतर 360 हो जाएगा। समानांतर है, हाँ एक दूसरे के समानांतर है, देखे थे आप लोग, ये समानांतर अक्षांश रेखा था और देशांतर रेखा क्या था, ये आपको एक बिंदु पर आकर के मिल जा रहा था, ये नहीं आते हैं, ध्रुव पर आकर मिल जाते हैं, ठीक है। इनकी बीच की दूरी लगभग समान थी और इसके बीच की दूरी क्या था, आपको अक्षांश रेखा पर अधिकतम था और ध्रुव पर जाकर के न्यूनतम था। उसके बाद करा मुख्य उपयोग क्या होता है, तो जलवायु तापमान देखे थे, यहाँ आपको कर्क रेखा ऊपर में थे, इधर मकर रेखा साउथ में था, ठीक है। जलवायु तापमान उत्तर दक्षिण स्थिति करता है और ये क्या करता है, तो समय और पूर्व पश्चिम की गणना करता है। इधर ईस्ट में जा रहे थे तो पूर्व था और पश्चिम में जा रहे थे तो वेस्ट था। उसके बाद 0 डिग्री क्या था, तो भूमध्य रेखा, ये प्रधान में उत्तर GMT मानते हैं, संदर्भ में था। कर्क रेखा 23.5 डिग्री से गुजरती है और मानक भारत का समय जो रेखा देशांतर में 82.5 डिग्री माना गया है। ये हम लोग भारत का टाइम जोन देख चुके थे। आपको 12 नॉटिकल मील तक पारदर्शिक क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। उसके बाद सन्निहित क्षेत्र पड़ता है 12 से 24 नॉटिकल मील तक, और उसके बाद अन्य आर्थिक क्षेत्र पड़ता है 24 से 200 नॉटिकल मील तक। तो हम लोग ये देख चुके थे पहले ही। जल संधि ये भी देख लिए हैं, ये पूरा देख लिए, इसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। आप देखते हैं भारत की कुल सीमा कितनी है, यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो भारत की कुल सीमा के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए भारत की कुल लंबाई जो है कितना है लगभग, तो भारत की कुल लंबाई की बात करेगा तो 15,200 किलोमीटर है, जिसका विस्तार कितना है, तो 16 राज्य और 2 यूटी, 2 यूटी में पड़ता है और 16 राज्यों में पड़ता है। ये हम लोग स्थलीय सीमा की बात कर रहे हैं। यह स्थलीय सीमा यहाँ से देखिएगा तो भारत का कुल जो स्थलीय सीमा है यहाँ तक आपको पड़ता है लगभग 15,200 किलोमीटर, जिसमें 16 राज्य हैं और 2 यूटी हैं। तो यूटी कौन कौन आपका है, एक तो कश्मीर हो जाएगा और लद्दाख, 2 यूटी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पड़ोसी देश कितने हैं, तो 7 है। और जलीय सीमा की बात करें तो कितना हो जाएगा, 11,098 किलोमीटर, जो 9 राज्य और 4 तटीय केंद्र शासित प्रदेश से जुड़े हुए हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश में हो जाएगा अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इसको ध्यान रखिएगा। कह रहा है भारत के कुल 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश से जम्मू कश्मीर और लद्दाख से अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा का निर्माण होता है। अब देखते हैं, एक आप लोग सुनोगे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, तो सीमाओं कितने प्रकार के होते हैं, तो सीमाएं प्रमुखतः 3 प्रकार की होती है। एक होती है प्राकृतिक, जिसको भौगोलिक सीमा कहते हैं, एक अक्षांशीय सीमा होती है
और एक अध्यारोपित सीमा होती है। तो तीनों सीमाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, प्राकृतिक सीमा वैसी होती है जो प्राकृतिक यानी नदी, पर्वत, पठार जैसे सीमा निर्धारित हो। जैसे भारत और म्यांमार का देखिएगा, भारत का पूर्वी क्षेत्र, ये आपका पूर्वी क्षेत्र है और ये म्यांमार है। तो यहाँ पे अराकायन पठार पड़ता है। या भारत और नेपाल के बीच देखिएगा तो ये आपको हिमालय पर्वत का श्रेणी देखने को मिलता है। तो इसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक और भौगोलिक क्षेत्र। यहाँ आपको हिमालय पर्वत हो गया, चाहे काली नदी हो गया, ये दोनों भारत और नेपाल के बीच सीमा लगाता है। एक होता है अक्षांशीय क्षेत्र। अक्षांशीय रेखा देखे थे हम लोग, ये था। तो देखे होंगे आपको 49 डिग्री नॉर्थ जो है ये आपको अमेरिका और कनाडा को अलग करता है। ये आपका अमेरिका हो जाएगा और यहाँ ये आपका कनाडा हो जाएगा, यहाँ अमेरिका हो जाएगा। तो 49 डिग्री जो आपका नॉर्थ हो जाएगा अमेरिका और कनाडा को अलग करता है। तो अक्षांशीय सीमा इसको कहते हैं। और अगर यहीं देखिए, यहाँ साउथ में आइएगा, यहाँ पे आपको तो 38 डिग्री जो नॉर्थ है, 38 डिग्री जो नॉर्थ है ये आपको उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया का अलग करता है। अगर वही अध्यारोपित सीमा की बात करें, ये तो प्राकृतिक हो गया, ये आपको अक्षांशीय सीमा हो गया। एक होता है अध्यारोपित, यानी किसी के द्वारा आरोपित किया गया है। तो जैसे देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच एक खींची गई वैसी सीमा जो किसी बाहरी शक्ति द्वारा जबरन खींची गई है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन पड़ता है। तो देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच कितना सीमा लगाती है। तो देखिए, आपका ये बांग्लादेश हो जाएगा। तो 4096 सबसे ज़्यादा, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद चीन के साथ कितना लगता है, तो आपका चाइना ये हो जाएगा 3888। उसके बाद पाकिस्तान से कितना है 3323, नेपाल से 1751, म्यांमार आपका ये हो गया 1643 और भूटान 699 यहाँ पड़ता है और अफगानिस्तान यहाँ पे पड़ता है। तो हालांकि अफगानिस्तान भारत का सीमा लगता है, लेकिन ये जो पोक वाला क्षेत्र है, जो अभी पाक अधिकृत क्षेत्र है, पाक के कब्जा में है, इसके चलते काफ़ी विवादित रहता है। तो इसको याद कैसे करना है, बचपन में MBA। तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, इसको क्रम में याद रखना। क्रम आपको काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो सबसे ज़्यादा लगता है बांग्लादेश से, उसके बाद चीन से, पाकिस्तान से, नेपाल से, म्यांमार से, भूटान से, अफगानिस्तान से। अब चलिए देखते हैं बांग्लादेश और चीन के साथ कौन कौन सा राज्य सीमा लगता है। तो जो बांग्लादेश से सीमा लगती है 4096 किलोमीटर लगता है। ये सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ये कौन कौन सा राज्य लगता है, तो आपको पश्चिम बंगाल, आपका बांग्लादेश ये हो गया, तो यहाँ आपको पश्चिम बंगाल लगेगा। उसके बाद क्या है, सर्वाधिक लंबाई, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। UPSC का क्वेश्चन देख लीजिए, 2026 का क्वेश्चन बता रहे हैं। 2026 का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा टफ आया था। तो इसमें 3 स्टेटमेंट था, पूछ दिया था जो उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक राज्यों से सीमा लगती है, तो बिल्कुल सत्य था, 8 राज्यों से लगती है। उसके बाद स्टेटमेंट एक और दिया हुआ था कि जो गुजरात का सीमा है सबसे ज़्यादा लंबी सीमा लगाती है, तो गुजरात पाकिस्तान से लगती है। तो पाकिस्तान से नहीं, पश्चिम बंगाल से सबसे ज़्यादा लगती है। किसकी, जो बांग्लादेश की लगती है, इसको ध्यान रखिए। पश्चिम बंगाल से सर्वाधिक लगती है। UPSC 2026 का क्वेश्चन है। उसके बाद असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसको ध्यान रखिएगा। त्रिपुरा जो क्या है, त्रिपुरा आपको एक तरह 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा बांग्लादेश के बीच की सीमा को जीरो लाइन भी कहते हैं। तो ये जीरो लाइन क्या हुआ, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारण करता है। उसके बाद देखते हैं चीन। तो चीन के साथ कितना सीमा लगता है, तो 3488 किलोमीटर, इसको ध्यान रखिएगा। इसका विस्तार कितना है, तो 4 राज्यों में और 1 UT में। तो 4 राज्य आपका कौन कौन सा हो गया, तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख, इसको ध्यान रखिएगा। लद्दाख आपका UT पड़ता है। तो 4 राज्यों में और 1 UT में। तो इसका कुल कितना है, तो 3488। अब देखते हैं राजनीतिक रेखाएं क्या है। तो इसको कहते हैं मैकमोहन रेखा और LAC। ये देखिए, जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था तो भारत का क्षेत्र यहाँ तक था। तो ये LAC यहाँ पे बाद में आपको ये निर्धारित किया गया और दोनों देश की अभी संपूर्ण स्थिति बना हुआ है। भौगोलिक स्थिति क्या है, तो सिक्किम 3 देश, नेपाल, चीन, भूटान से घिरा हुआ है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य है। अब और देख लेते हैं, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच सीमा को जीरो लाइन कहते हैं। भारत और चीन के बीच सीमा को मैकमोहन लाइन कहते हैं। भारत म्यांमार के बीच प्राकृतिक सीमा है और भारत अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है। और भारत पाकिस्तान के बीच कौन सा, तो रेड क्लिफ लाइन है। डुरंड रेखा वर्तमान में भारत के मुख्य पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, जो पोक अधिकृत में पड़ता है। अब तक सीमाओं का सुरक्षा, सीमा सुरक्षा कौन कौन करता है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए, ITBP जो है ये भारत और चीन के बीच सीमा सुरक्षा करता है। तो ध्यान रखिएगा, ITBP भारत और चीन के बीच, SSB भारत और नेपाल के बीच और भूटान के बीच खुली सीमाओं का सुरक्षा करता है। उसके बाद असम राइफल जो हो गया, भारत म्यांमार के बीच सीमा सुरक्षा करता है। और BSF
बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो सीमा सुरक्षा है उसके बीच करता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आईटीबीपी पूछेगा तो आपको चीन के साथ, एसएसबी भारत नेपाल के साथ, असम राइफल भारत म्यांमार के साथ और बीएसएफ पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ सीमा सुरक्षा को भारतीय सेनाओं द्वारा सुरक्षा प्रदान किया जाता है। अब देखते हैं भारत के जलीय सीमा, तो देख चुके होते गुजरात का सबसे ज़्यादा कितना लगता है 340, उसके बाद महाराष्ट्र का, उसके बाद गोवा का सबसे छोटा, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। तो 4 यूटी में अंडमान निकोबार में शामिल संपूर्ण देश, अगर पूछेगा संपूर्ण तटरेखा अंडमान निकोबार की सबसे ज़्यादा है, यूटी लगा करके पूछेगा। तो जो देश 3 ओर से सीमा बनाते हैं तो कौन कौन जो भारत का राज्य है जो 3 देश से सीमा लगाते हैं, इसको ट्री जंक्शन भी कहते हैं, तो इसको ध्यान रखिए पूछा जाता है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। तो सिक्किम कौन कौन तीन तरफ से देश सिक्किम के साथ है सीमा साझा करती है, तो ये आपको पश्चिम में नेपाल हो जाएगा, पूरब में आपको भूटान हो जाएगा और उत्तर में बात करें तो चाइना हो जाएगा। वही बात करें अरुणाचल प्रदेश का तो ऊपर आपको नॉर्थ में चाइना हो जाएगा, ये आपको इसका वेस्ट में हो जाएगा भूटान हो जाएगा और ईस्ट में म्यांमार हो जाएगा। अगर वही बात करें पश्चिम बंगाल का तो ये आपको इधर नेपाल हो जाएगा, भूटान हो जाएगा और बांग्लादेश हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं भारत का आंतरिक क्रोड सुपरलैंड राज्य जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाते हैं और ना ही कोई समुद्री रेखा से पूछते हैं। तो क्वेश्चन काफ़ी अभी तक तो नहीं पूछा गया, लेकिन यहाँ से घुमा करके पूछ देगा कि वैसे राज्यों का नाम बताइए जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसी से लगता है ना ही जलीय सीमा लगता है। तो कौन कौन राज्य है, आपको हरियाणा देखिए, यहाँ तो ना तो इसका अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर लग रहा है ना ही जल से घिरा हुआ, उसके बाद एमपी पड़ता है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, उसके बाद तेलंगाना है, इसको ध्यान रखिएगा। लॉकलैंड कंट्री क्या होता है, वह समानार्थ जो ना तो समुद्र से जुड़ता है और ना ही किस समुद्र से जुड़ता है, जैसे नेपाल। परंतु सुपर लैंडलॉक क्या कहते हैं, जो पूर्णतः आंतरिक होता है, जो ना तो समुद्र से जुड़ा हुआ है ना ही किसी देश से जुड़ा हुआ है। तो भारत के ये आंतरिक राज्य है, इसको ध्यान रखिए। अब देखते हैं भारत की कुल स्थलीय सीमा कितना है, तो 15,200 किलोमीटर, ठीक है। सबसे लंबी छोटी सीमा बांग्लादेश की, सबसे छोटी अफगानिस्तान का, तटीय रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा गुजरात में और सबसे छोटा आपको गोवा में। अगर संपूर्ण भारत में सबसे ज़्यादा पूछेगा आपको तो अंडमान निकोबार का हो जाएगा। सीमाओं का प्रकार देख चुके थे हम लोग, त्रिसंगम सिक्किम अरुणाचल प्रदेश पश्चिम बंगाल बनाता है। और सुपर लैंडलॉक राज्य कौन कौन सा है, 5 राज्य हरियाणा, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। और सुरक्षा नियंत्रण बल बीएसएफ, आईटीबीपी गृह मंत्रालय के अधीन है, ये भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों हम लोग भारत का सामान्य परिचय देख चुके हैं। अब आप लोग क्लास को अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। उसके साथ साथ अगर खास करके आप यूपीएससी, बीपीएससी और यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हम लोग टारगेट कर रहे हैं बीपीएससी और यूपीपीसीएस। तो इस क्लास के देखने के बाद आपका पीडीएफ हमारे एग्जाम रनर से जुड़ जाइए, वहाँ मिल जाएगा। उसके साथ इस टॉपिक को करने के बाद आप जाकर घटना चक्र का बुक लीजिए, उसका पीवाईक्यू जो क्वेश्चन है वो लगाइए। सिर्फ पीवाईक्यू लगाना, उसका थ्योरी नहीं पढ़ना है। इसका पीडीएफ पढ़ लीजिए, क्लास को 1-2 बार सुन लीजिए, पीवाईक्यू लगाइए और जो उसका सोल्यूशन दिया होता है बॉक्स में उसको पढ़ लीजिए। आपको 99% ज्योग्राफी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोग क्लास कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।